गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। लास्ट लेक्चर में हम फर्स्ट लॉ ऑफ रिएक्टिव सिस्टम स्टडी किए थे, उसकी इक्वेशंस डिराइव किए थे फॉर ओपन सिस्टम एंड फॉर क्लोज सिस्टम। ठीक है, और इसके अलावा हमने एडियाबैटिक फ्लेम टेम्परेचर पढ़े थे। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं एक तो कंबशन के ऊपर आते हैं, जो कि हमने एक दो प्रॉब्लम सॉल्व किए थे इससे पहले वाले लेक्चर में, मतलब थर्ड लेक्चर में आई थिंक। एंड इस टाइप के प्रॉब्लम भी आ सकते हैं। प्रॉब्लम ऑन फर्स्ट लॉ ऑफ रिएक्टिव सिस्टम। हमको जो यूनिवर्सिटी में प्रॉब्लम आते हैं वो नॉर्मली ओपन सिस्टम के लिए आते। क्लोज सिस्टम Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W वाली जो इक्वेशन थी, उसके हिसाब से हमने जो इक्वेशन निकाले थे इन द फॉर्म ऑफ चेंज इन केमिकल एनर्जी लास्ट क्लास में, तो उसके बेसिस में थ्योरी क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है कि राइट द फर्स्ट लॉ ऑफ रिएक्टिव सिस्टम फॉर ओपन सिस्टम एज वेल एज फॉर क्लोज सिस्टम। ठीक है, तो क्लोज सिस्टम की थ्योरी आ सकती है और न्यूमेरिकल जो आता है वो हमेशा नॉर्मली ओपन सिस्टम में ही आता है। ठीक है, ओपन सिस्टम किसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स की लैंग्वेज में? एनी सिस्टम इन विच एनर्जी एंड मास बोथ कैन क्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। और क्लोज सिस्टम में खाली एनर्जी बाउंड्री क्रॉस करती है, तो मतलब मास यहाँ पर एंटर होगा और एग्जिट होगा। तो कंबशन प्रोसेस में, कंबशन चैम्बर में नॉर्मली वही होता है, एयर और फ्यूल जो है वो एंटर होता है। मास मतलब एंटर हो रहा है कंबशन चैम्बर में, और बाहर क्या जाता है प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन आफ्टर बर्निंग। ठीक है, यहाँ पर क्लोज सिस्टम की ही प्रॉब्लम हम देखने वाले हैं आज की क्लास में। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट प्रॉब्लम। सो लिक्विड ऑक्टेन C8H18 at 25 degrees Celsius is used as a fuel. Okay. Now air used is 150% of theoretical air and is supplied at 25 degrees Celsius. Assume the complete combustion and the product leaves the combustion chamber at 1500 Kelvin. Calculate the heat transfer per kg mole of the fuel. Use the following data. ठीक है, हमारे क्वेश्चन में क्या दिया? एक फ्यूल है जो कि लिक्विड ऑक्टेन, उसको एज अ फ्यूल हमको यूज करना है। उसको बर्न करके हम प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन हो रहे हैं, जिसका टेम्परेचर कितना मिल रहा है 1500 केल्विन। और जो इनिशियली जो लिक्विड ऑक्टेन का टेम्परेचर लिए और एयर जो लिए हमने, वो दोनों कितने टेम्परेचर पे सप्लाई हुआ? 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एयर सप्लाइड? इट इज द 150% ऑफ द थ्योरेटिकल, दैट इज इट इज 50% मोर देन मिनिमम अमाउंट ऑफ एयर रिक्वायर्ड, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, यानी एक्सेस एयर 50% है या फिर 150% ऑफ थ्योरेटिकल एयर है, दोनों तरीके से ही हम इसको बोल सकते हैं। कैलकुलेट द हीट ट्रांसफर पर केजी मोल ऑफ द फ्यूल, यूज द फॉलोइंग डेटा। ओके, अब यहाँ पे हमको एक डेटा दिया वेरियस सब्सटेंसेस का, ऑक्टेन का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, वाटर वेपर का इन गैसियस फॉर्म, एंड कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एट स्टैंडर्ड स्टेट, एंथैल्पी एट 298 केल्विन एंड एंथैल्पी एट 1500 केल्विन। इनकी यूनिट क्या है? मेगा जूल पर किलो मोल। ठीक है, अब कभी कभी यहाँ पे केजी मोल दिया रहता है यूनिट, कहीं कहीं किलो मोल ऐसा लिखा रहता है, के मोल या फिर केजी मोल या फिर KMOL, इस तरीके से ये सभी यूनिट सेम है। 1 किलो मोल इज नथिंग बट 1000 मोल। ठीक है, तो केजी मोल, किलो मोल, इनसे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दीज ऑल आर वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, ओके, ये हो गया हमारा प्रॉब्लम, जिसमें हमको एंथैल्पी भी दी हुई है अलग टेम्परेचर पे 298 पे, 1500 केल्विन पे, और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन सभी सब्सटेंसेस के लिए दी हुई है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम तो पढ़ ली हमने, समझ में आ गया क्या करना है। हमको फाइंड करना है कि कितना हीट ट्रांसफर होगा पर केजी मोल ऑफ द फ्यूल को बर्न करने से। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो व्हाट फर्स्ट वी नीड टू राइट द गिवन डेटा। सो गिवन डेटा इज एयर एंड फ्यूल टेम्परेचर एट इनलेट कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस। दोनों का सेम टेम्परेचर पे लिए, कभी बाय चांस कुछ क्वेश्चन में अलग भी हो सकता है, पर नॉर्मली सेम टेम्परेचर पे लेते हैं, जो कि एटमॉस्फेरिक होता है हमारा, या फिर इस केस में स्टैंडर्ड टेम्परेचर लिया, स्टैंडर्ड रेफरेंस स्टेट के हिसाब से। तो एयर एंड फ्यूल टेम्परेचर एट इनलेट इज इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस, विच इज इक्वल टू 298 इन केल्विन। Now temperature of the products of combustion, okay, is 1500 Kelvin. It is given also. Now amount of air used is 150% of the theoretical air. Okay. अब हमको यहाँ पर जो कैलकुलेशन करना है, किसके लिए करना है? पर केजी मोल ऑफ द फ्यूल। ठीक है, फ्यूल क्या है यहाँ पे? ऑक्टेन। तो स्टार्ट कैसे करेंगे? द कंबशन इक्वेशन फॉर 1 किलो मोल विच इज इक्विवेलेंट टू 1 केजी मोल of octane with theoretical air can be written as. Now what do you mean by theoretical air? Minimum amount of air which is required for complete combustion of 1 kilomole of octane theoretically. Okay, we are talking about theoretically. मतलब अभी मिनिमम अमाउंट निकालना है। अभी हम ऐसा एज्यूम नहीं कर रहे कि 150% एक्सेस हुआ है, फिर बाद में 50% का कंसिडरेशन हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो लेट्स राइट द केमिकल इक्वेशन फर्स्ट। तो ऑक्टेन प्लस एयर, फ्यूल क्या है? ऑक्टेन प्लस एयर, एयर में क्या है? O2 प्लस 3.76 टाइम्स ऑफ N2। ये हमने कहाँ देखे थे? इससे पहले जो प्रॉब्लम सॉल्व किए थे वहां पे भी, और उससे पहले
कंपोजिशन ऑफ ड्राई एयर बाय वॉल्यूम बेस। तो जब 1 मोल हमको चाहिए ऑक्सीजन का एयर से, तो हमको एयर में साथ ही साथ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ फ्रीली 3.76 मोल ऑफ नाइट्रोजन भी हमको मिलता है, ठीक है। O2 प्लस 3.76 N2 रिप्रेजेंट नथिंग बट एयर ओनली। अब ऑक्टेन तो हमने कितना किलो मोल लिया, 1 किलो मोल ऑक्टेन ले चुके हैं यहाँ पे, बट 1 किलो मोल ऑक्टेन को बर्न करने के लिए कितने किलो मोल ऑफ एयर लगेगी वो हमको अभी फिलहाल पता नहीं है, तो हमने उसको कंसिडर किया ए। अब कंप्लीट कंबशन हो रहा है, थ्योरेटिकल अमाउंट ऑफ एयर सप्लाई की हमने, तो कंप्लीट कंबशन हो रहा है ऐसा अजम्पशन अगर करें हम, मतलब जो इम्प्रॉपर मिक्सिंग वगैरह का प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, डिसोसिएशन नहीं हो रहा है, और मिनिमम अमाउंट ऑफ एयर तो सप्लाई की है, मतलब डेफिशिएंसी ऑक्सीजन की तो है नहीं। फॉर आइडियल कंबशन प्रोसेस combustion will be complete in this case. So what are the products of combustion for complete combustion? CO2 फॉर्म होता है, CO नहीं होता फॉर्म, CO इनकम्प्लीट में होता है, और O2 का फॉर्म होता है जब एक्सेस एयर सप्लाई की। तो यहाँ पर ना तो एक्सेस एयर सप्लाई कर रहे हैं, ना ही डेफिशिएंसी ऑक्सीजन एयर सप्लाई कर रहे हैं, तो जो सारा का सारा कार्बन जो है वो CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा पूरा। तो B टाइम्स CO2 प्लस C टाइम्स H2O प्लस D टाइम N2, ठीक। अभी क्या क्या बनेगा इसको बर्न करने के लिए, कोई भी हाइड्रोकार्बन फ्यूल को बर्न करे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर वेपर बनता है, और एयर में जो नाइट्रोजन है वो एज इट इज हमको बाहर मिलती है, ठीक है। अब अभी यहाँ तो सिर्फ हमको अभी किसका किलो मोल पता है, ऑक्टेन का। अभी इनका किलो मोल कितने यूज हो रहे हैं एयर के, और कार्बन डाइऑक्साइड के, वाटर के, नाइट्रोजन के कितने मिलेंगे हमको पता नहीं, तो हमने अभी क्या कंसिडर किया, लेट इट इज A, B, C and D रिस्पेक्टिवली। क्या करना है, सिंपली बैलेंस करना, नंबर ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट साइड शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स एट द प्रोडक्ट साइड, ठीक। अब चाहे तो ऐसा करके 4 इक्वेशन लेके सॉल्व कर सकते हैं, कार्बन बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस, इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि हमने एक प्रॉब्लम में किए थे, बट वहां पर हमको फ्यूल का कंपोजिशन पता नहीं था, CXHY, ठीक है, लेक्चर नंबर 3 में याद होगा, ठीक है। यहाँ पे हमको फ्यूल का कंपोजिशन पता, C8H18, ठीक है, तो इतना डिफिकल्ट नहीं होगा, नहीं सिंपल ट्रिक है, याद रखना है कि जितना नंबर ऑफ एटम्स कार्बन के हैं उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के, ठीक है। तो कितना बनेगा, यहाँ पे कार्बन 8 है तो यहाँ पे 8 CO2 आना चाहिए, बिकॉज कार्बन सिर्फ यहीं पर है, तो C बैलेंस हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद जितने भी फ्यूल में हाइड्रोजन है उसके हाफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके बनेंगे, वाटर के। यहाँ पे 18 है तो 9H2O, तो 9 × 2 18, और यहाँ पर भी 18, हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लिखेंगे, देखो, बैलेंसिंग द नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, C8H18 प्लस, अभी जैसे मान लो 12.5 नहीं पता, मैंने डायरेक्टली लिख लिया, पर अपन कैसे करेंगे एग्जाम के टाइम में, C8H18 प्लस समथिंग, अभी इसको रहने दो, कितना है, O2 प्लस 3.76 N2 gives us 8 CO2, 8 कैसा है, कार्बन के नंबर ऑफ एटम्स, प्लस 9H2O, 9 कैसा है, हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स का हाफ, ठीक है, 9H2O प्लस, अब N2 निकालने से पहले ऑक्सीजन निकालना पड़ेगा, ऑक्सीजन बैलेंस करना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे, राइट हैंड साइड में देखेंगे ऑक्सीजन कितना, 8 × 2 कितना होगा, 16 प्लस 9 25, राइट हैंड साइड में 25 है तो लेफ्ट हैंड साइड में भी 25 होना चाहिए। तो यहाँ पर O2 के फॉर्म में एयर में ऑक्सीजन, ठीक है, तो 25 होना चाहिए, तो कितना आएगा, 12.5 × 2 इज 25, तो नंबर ऑफ किलो मोल्स ऑफ एयर रिक्वायर्ड वुड बी 12.5 थ्योरेटिकली, ओके। 12.5 O2 मिल गया अभी हमको। अब यहाँ से 12.5 × 3.76 करेंगे तो डेट वुड बी अमाउंट ऑफ N2 इन द प्रोडक्ट, ओके ना। तो दिस इज आवर स्टोइकोमेट्रिक केमिकल इक्वेशन फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ ऑक्टेन, ठीक है। अब यहाँ पर स्टोइकोमेट्रिक एयर पर हम यूज नहीं कर रहे हैं, हम एक्सेस एयर यूज कर रहे हैं यहाँ पे। When 150% of the theoretical air is supplied, then above equation can be rewritten as, ठीक है, मतलब फ्यूल तो अभी भी उतना ही ले रहे हैं, बट हम जो एयर सप्लाई कर रहे हैं वो एक्स्ट्रा सप्लाई कर रहे हैं, कितना, 100% की जगह 150, मतलब 50% एक्स्ट्रा एयर सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो जो टोटल अमाउंट है उसका 150%, मतलब 1.5 टाइम्स लेना पड़ेगा हमको एयर का, फ्यूल की क्वांटिटी उतनी ही रहेगी, ठीक है। तो 1.5 × 12.5 × O2 प्लस 3.76 N2, इतने अमाउंट में हमने एक्चुअली एयर यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब एयर की क्वांटिटी बढ़ाने से कार्बन और हाइड्रोजन की क्वांटिटी में कोई चेंज आ रहा है कि नहीं, बिकॉज एयर में सिर्फ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तो CO2 अभी भी उतना ही फॉर्म होगा, वाटर भी अभी भी उतना ही फॉर्म होगा, ठीक है। तो अगेन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डू ऑक्सीजन बैलेंस इन दिस केस आल्सो। तो अगेन सेम थिंग, 8 × 2 कितना हो रहा है, 16 प्लस 9 × 1 25, यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड में भी 25 होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है एक्चुअली, 25 की जगह, हाँ, और यहाँ पे O2 है पहले से, ये भी ध्यान रखना, ठीक है, O2 है, तो मतलब 12.5 यहाँ पर बचना चाहिए बाहर में, O2 है, और यहाँ पर 12.5 × 1.5, 0.5 हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं ऑक्सीजन, तो वो जो एक्स्ट्रा एयर सप्लाई कर रहे हैं और हमारा थ्योरेटिकल कंबशन है, तो ये जो एक्स्ट्रा एयर सप्लाई की उसमें जो भी ऑक्सीजन है वो एज इट इज हमको प्रोडक्ट में मिलेगा, ठीक है। नाइट्रोजन तो हमेशा इनर्ट रहता ही हम कंसीडर करते हैं, नाइट्रोजन तो एज इट इज बाहर मिलता भी है, बट जो एक्सेस एयर सप्लाई की हमने, टोटल कितना सप्लाई किया, 150% ऑफ थ्योरेटिकल एयर, उसमें जो 100% ऑफ मिनिमम अमाउंट ऑफ एयर जो थी वो तो यूटिलाइज हो गई कार्बन और हाइड्रोजन को
ऑक्सीडाइज करने में CO2 और H2 बनाने, बट जो बचा हुआ 50% है ऑक्सीजन का वो एज इट इज हमको प्रोडक्ट में मिल जाएगा। तो 50% कितना होगा 12.5 का 6.25, ठीक है। तो 6.25 किलोमोल ऑफ ऑक्सीजन वुड बी फॉर्म्ड इन द प्रोडक्ट साइड, ओके। और नाइट्रोजन कैसे निकालेंगे फिर, ये डिसाइड हो गया, तो 1.5 into 12.5 into 3.76, ठीक है। दैट वुड बी number of kilomoles of nitrogen. So on solving we will get this equation C8H18 plus 18.75 O2 plus 70.5 N2, ठीक है। 70.5 कैसे है 1.5 into 12.5 into 3.76, ठीक है। would give us 8 CO2 plus 9 H2O plus 6.25 O2 plus 70.5 N2, ठीक है। अब इस इक्वेशन में जितने भी नंबर ऑफ मोल्स दिख रहे हैं 1, 18.75, 70.5, 8, 9 and 6.25 and 70.5, these all are actually किलोमोल्स, ठीक है। क्यों किलोमोल्स है, बिकॉज हमने ऑक्टेन का कितना क्वांटिटी कंसीडर किया फ्यूल का 1 किलोमोल, ठीक है। तो जब बैलेंस इक्वेशन बैलेंस हो रही है तो सारे जो नंबर ऑफ मोल्स है वो किलोमोल्स में, एक चीज ध्यान रखना, ठीक है ना। अब क्या करना है, हमको बैलेंस केमिकल इक्वेशन मिल गई। यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड वी नीड टू फाइंड द नेट अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर, ओके, या हीट ट्रांसफर पर kg मोल ऑफ द फ्यूल, ओके। So we have to apply first law of reactive system. So what is first law of reactive system? We have derived this equation in the last class. Q net minus W net is equal to summation NP H naught F bar plus HT bar minus H298 bar minus summation R N bar into H F naught bar plus HT bar minus H298 bar, ठीक है। ये भी मैंने एक्सप्लेन किया था सारी चीजें। जो ब्रैकेट वाले टर्म है HT bar minus H298 bar, this represent change in enthalpy or energy due to change in the temperature, ठीक है। उसके अलावा H नॉट F एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है, दिस इज ड्यू टू द केमिकल कंपोजिशन, ओके। ये चीज हमने देख चुके थे लास्ट क्लास में। तो अभी NP/NR क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। और नंबर ऑफ मोल्स काय में रहेंगे, किलो मोल में। किलो मोल में क्यों रहेगा, बिकॉज अगर हम टेबल वगैरह देखेंगे तो जो भी टेबल में नॉर्मली पर kg मोल दिया हुआ रहता है, ठीक है। नंबर डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज दी रहती है पर kg मोल, देखो यहाँ पर ये टेबल क्वेश्चन में दिया मेगा जूल पर किलो मोल और kg मोल, ठीक है। इस तरीके से और उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एंथैल्पी हमको मिल जाएगी किलो जूल में। तो ये जो इक्वेशन है वो कौन से बेसिस में है, किलो जूल बेसिस में, ठीक है। पूरी की पूरी इक्वेशन कौन से बेसिस में, किलो जूल। हमने 3 तरीके से लिखे थे इक्वेशन, किलो जूल बेसिस में, किलो वाट बेसिस में एंड किलो जूल पर किलो मोल बेसिस में, ठीक है। तो ये किलो जूल के बेसिस में मैंने यहाँ पर इक्वेशन लिखा हूँ ना। यहाँ पर क्या आ रहा है, एक डायग्राम बनाया मैंने ऐसी थोड़ा सा समझाने के लिए। ये कंबशन चैम्बर है, फ्यूल और एयर यहाँ से एंटर हो रहा है 298 केल्विन और कंबशन प्रोडक्ट मिल रहा है 1500 केल्विन, ठीक है। और हीट भी मिल रही है साथ ही साथ, ठीक है। एक्चुअली अगर कंबशन प्रोडक्ट 1500 केल्विन पे, इसका मतलब हीट भी वही कैरी कर रहा है, बट यहाँ पे शो करने के लिए खाली डायग्राम में 2 अलग तरीके से शो किए, ठीक है। अगर हीट को हम कंबशन प्रोडक्ट से एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं तो प्रोडक्ट का एक्चुअली टेम्परेचर कम हो जाएगा, बट अल्टीमेटली एट द आउटपुट व्हाट वी आर गेटिंग द कंबशन प्रोडक्ट एट 1500 केल्विन एंड दोस कंबशन प्रोडक्ट आर आल्सो कैरिंग द हीट, ठीक है। तो इस वजह से ऐसा दिखा है यहाँ पर, कहने का मतलब 1500 केल्विन पे है, वो हीट होने की वजह से उनका टेम्परेचर बढ़ा है 298 से 1500 केल्विन पे, ठीक है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में आने के। इस तरीके से इसलिए डायग्राम बनाया मैंने। यहाँ पर कोई भी वर्क डन हो रहा है क्या इस प्रोसेस में, कोई भी थर्मोडायनेमिक वर्क, कहीं एक्सपांशन कंप्रेशन हो रहा है पिस्टन में वर्क वगैरह, या कोई और इलेक्ट्रिकल वर्क, शाफ्ट वर्क, ऐसा कुछ तो दिख नहीं रहा है। तो नेट वर्क इन दिस केस वुड बी 0, ओके। तो हियर W net would be equal to 0. Now Q net is equal to this term. अब यहाँ पर ये जो टर्म है ऊपर, यहाँ पे प्रोडक्ट साइड है, what does P represent? प्रोडक्ट साइड मतलब एट द आउटपुट, एंड R रिप्रेजेंट रिएक्टेंट साइड, दैट इज इनपुट, ठीक है। अब NP और NR ये 2 चीजें हैं। तो प्रोडक्ट में प्रोडक्ट का टेम्परेचर कितना है, यहाँ पे क्योंकि HT लेना है हमको फॉर प्रोडक्ट, व्हाट इज द T फॉर प्रोडक्ट हियर 1500 केल्विन, एंड व्हाट इज T फॉर रिएक्टेंट हियर 298 केल्विन। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, H 1500 बार, यहाँ पे क्या आएगा H 298 बार, इस तरीके से आ जाएगा वैल्यू पुट करने पे। नाउ रिएक्टेंट में जो सेंसिबल एंथैल्पी चेंज है H 298 बार माइनस H 298 बार, वो क्या हो जाएगा 0, ठीक है। बिकॉज हमने देखे थे कि अगर रेफरेंस स्टेट पे ही प्रोडक्ट और रिएक्टेंट को ले तो उसमें जो चेंज इन एनर्जी होती है, दैट एनर्जी ओनली ड्यू टू द केमिकल कंपोजिशन, ठीक है। सेंसिबल एंथैल्पी चेंज वुड बी 0, ठीक है, क्योंकि अगर रेफरेंस स्टेट में ऑलरेडी लिए तो ये वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा इसमें, किसमें, रिएक्टेंट में। बट प्रोडक्ट का टेम्परेचर अलग है, वो रेफरेंस स्टेट पे नहीं है, इसलिए इसको एज इट इज हम रहने देंगे। तो इक्वेशन कुछ मॉडिफाई हो जाएगी कुछ इस तरीके से, दैट इज Q net is equal to HV minus HR summation of P NP HF naught bar plus H15 bar minus H298 bar minus summation of NR HF naught bar. Let this is equation number 1, ठीक है। अब इसमें जो फर्स्ट टर्म है समेशन P वाला, वो HP को डिनोट करता है टोटल एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट, माइनस सेकंड जो टर्म रहता है वो
एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट को शो कर रहा है, दैट इज HR। अब ये दोनों की चीज हमको कैलकुलेट करना है इन ऑर्डर टू फाइंड द Q नेट। तो इन दोनों चीजों को हम सेपरेटली कैलकुलेट करेंगे क्योंकि फॉर्मूला काफी लंबा हो जाता है जब हम लिखते हैं तो उसको समेशन करते हैं। तो फर्स्ट कंसीडर HP। ओके, तो HP इज इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स, सभी प्रोडक्ट्स की ये वैल्यू का हमको समेशन लेना है, ऐड करना है। अब प्रोडक्ट कौन कौन से फॉर्म हो रहा है इक्वेशन में देखेंगे, CO2, वाटर वेपर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। पहले एज इट इज ये सारी इक्वेशन ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे, CO2, H2O, O2, N2। और ये ब्रैकेट के अलावा क्या चीज़ है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो उसके लिए वापस प्रोडक्ट में कितने मोल्स हैं इनके वो भी देखना पड़ेगा। ठीक है, 8 CO2 के हैं, 9 H2 के हैं, 6.25 O2 के हैं, 70.5 N2 के हैं। यहाँ पर वो भी वैल्यू पुट कर दिया, 8, 9, 6.25, 70.5। ठीक है, नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ द एंथैल्पी फ्रॉम द गिवन टेबल। ठीक, ये एंथैल्पी की वैल्यूज दी हुई है, यहाँ पे टेबल दिया हुआ है हमारे पास, उसको ही मैंने जो क्वेश्चन में दिया था कॉपी किया हुआ यहाँ पे टेबल। अब ये जो टेबल में जो वैल्यूज है वो मेगा जूल पर किलो मोल में है। ठीक है, पर किलो मोल है और हमने भी किलो मोल ही एज्यूम की है, और मेगा जूल को भी किलो जूल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, सभी एडिशन में तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो मेगा जूल में ही आएगा। ठीक है, तो कन्वर्जन करने की कोई जरूरत नहीं है, अल्टीमेटली वो 1000 सब में से कॉमन निकल जाएगा अगर करते भी है तो। ठीक है, तो उससे बेटर यही है कि उसको मेगा जूल में ही रहने दो, कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसमें इसको सॉल्व करना है हमको, वैल्यू ध्यान से पुट करना है इन सारी चीजों की। ठीक है, तो टेबल को ऑब्जर्व करें तो पहले ब्रैकेट के अंदर का जो टर्म है, बाहर का तो लिख लिया हमने नंबर ऑफ मोल्स, ब्रैकेट के अंदर का टर्म क्या है, HF0 प्लस H1500 बार माइनस H298 बार। ठीक है, यहाँ पर मतलब ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज हमको इस टेबल से पुट करना है वो किस तरीके से पुट करना है, वैल्यू ऑफ कॉलम नंबर 1 प्लस वैल्यू ऑफ कॉलम नंबर 3 माइनस वैल्यू ऑफ कॉलम नंबर 2। 1 + 3 - 2 सभी ब्रैकेट में यही करना है हमको, 1 + 3 - 2। कौन सा प्रोडक्ट के लिए हम एंथैल्पी ले रहे हैं वो ध्यान रखना, उसी का ही नंबर ऑफ मोल्स ब्रैकेट के बाहर होना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम गलत हो जाएगा। CO2 की बात कर रहे हैं तो 8 ही रहना चाहिए बाहर, 8 मोल। अब CO2 का टेबल देखेंगे यहाँ पर, ये उसमें क्या लेना है, 1 + 3 - 2। ठीक है, अब यहाँ पर 1 में जो भी वैल्यूज है वो माइनस में है ऑलरेडी। ठीक है, तो माइनस साइन भी ध्यान से लेना है। 1 + 3 तो क्या आएगा, -393.5 प्लस 71.078 - 936। ठीक है, फिर वाटर का लेना है तो -241.8 प्लस 57.99 - 9.90, इस तरीके से। ठीक है, अब सवाल ये है कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का तो हम निकाल लेंगे, वैल्यू पुट कर लेंगे। व्हाट अबाउट द O2 and N2, because only 2 values are given for oxygen and nitrogen in this case. Okay, the enthalpy of formation for oxygen and nitrogen is not given. तो हमने एक टॉपिक किए थे अगर याद होगा तो, जहाँ पर हमने वेरियस एनर्जीज इन्वॉल्व इन कंबशन पढ़े थे। ठीक है, उसमें एक टॉपिक था हमारा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर सम स्टैंडर्ड सब्सटेंस। ठीक है, उसके हिसाब से क्या होता है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है वो फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं कितने टेम्परेचर पे, एट 25 डिग्री सेल्सियस और एट 298 केल्विन एंड एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जो भी ऐसे सब्सटेंस जो है वो इस स्टैंडर्ड रेफरेंस स्टेट पे ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो नेचुरली ऑकरिंग स्टेट में रहते हैं, फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं, स्टेबल रहते हैं जो कि। तो ऐसे एलिमेंट्स या कंपाउंड की हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना लेते हैं, 0, बिकॉज उसको फॉर्म करने के लिए कोई एनर्जी नहीं लग रही हमको, कोई एंथैल्पी नहीं लग रही है। ठीक है, तो वी नो दैट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर स्टेबल सब्सटेंसेस which exist in their naturally or free occurring state at standard reference state of 1 atmospheric pressure and 25 डिग्री सेल्सियस is 0। ठीक है, ऐसे सब्सटेंस की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमको लेना है 0, इस वजह से दी हुई नहीं। ये पता रहना चाहिए, कभी कभी क्वेश्चन में दिया भी रहता है कि 0 है, कभी कभी नहीं दिया रहता, इस तरीके डैश डैश दिया है, तो मतलब हमको याद आ जाना चाहिए एग्जाम में कि इसकी वैल्यू हमको 0 लेना है। मैंने बताया था और भी कौन से सब्सटेंस है, ऑक्सीजन की 0 लेते हैं, नाइट्रोजन की 0 लेते हैं, क्लोरीन Cl2 Br2, फिर कार्बन अगर ग्रेफाइट फॉर्म में है तो उसको भी 0 लेते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ हमने चीजें देखे थे यहाँ पे। तो ऐसे हमारा कंबशन से रिलेटेड बात करें तो नॉर्मली ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का ही टर्म 0 आएगा, बाकी तो कोई चीजें आती नहीं है नॉर्मली, तो जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सो HF0 बार फॉर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन वुड बी 0। ओके, नाउ इन सभी की वैल्यूज हम पुट करेंगे, 1 + 3 - 2, 1 + 3 - 2, और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में 1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 0 है। ठीक है, तो इन सब की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, देखो सारी वैल्यूज पुट कर दी मैंने, 1 + 3 - 2, 1 + 3 - 2, और कॉलम 1 की वैल्यू 2 माइनस थी और 2 0 थी, तो वो भी पुट कर दिया मैंने। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स, वो भी ध्यान से करना सभी का बराबर। उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ऑन सॉल्विंग वी विल गेट द आंसर एज HP =
-1436.6335 मेगाजूल पर केजी मोल ऑफ द फ्यूल। ओके, ना एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट निकालना है। ये क्या हो गया, हमारा एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, अभी हमने क्योंकि सारे यूनिट्स मेगाजूल पर लिए थे इसलिए भी मेगाजूल पर ही रहेगा। अब मैंने यहाँ पे मेगाजूल पर किलो मोल ऑफ द फ्यूल लिया। अब किसी का ये सवाल ये उठ सकता है कि सर हमने तो जो इक्वेशन लिखे थे स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन की, वो किलो जूल बेसिस में या जूल बेसिस में लिखे थे ना बेसिकली, तो यहाँ पर केजी किलो मोल कहाँ से आ गया? तो उसका मैं एग्जांपल कैसे देके समझाना चाहूंगा कि किसी ने बोला है कि ऑन एन एवरेज एक घर में कुछ लोग हैं, तो कोई एक कुक है तो उसने किसी को अपने असिस्टेंट को बोला कि पता करो ऑन एन एवरेज घर में एक आदमी कितनी रोटी खाते लंच में। ठीक है, ऐसा किसी ने बोला। ठीक है, तो उसने आंसर आके दिया 6 रोटी। ठीक है, अब उसको कुक को खाना पकाना, एक आदमी लंच के टाइम कितनी रोटी खाता है, तो उसने आंसर दिया 6 रोटी। तो उसके 6 रोटी जो बोलना है उसके आंसर में यूनिट 2 हो सकते हैं। या तो सिंपली बोल सकता है हाँ 1 पर्सन को 6 रोटी लगती है, या फिर बोल सकता है 6 रोटी पर पर्सन। ठीक है, इसका क्या कहने का क्या मतलब है कि अगर हम एक ही पर्सन का कैलकुलेशन कर रहे हैं, यूनिट अगर मेगाजूल में रहे या मेगाजूल पर केजी मोल ऑफ फ्यूल में रहे, दोनों एक ही बात है। बिकॉज हियर वी हैव कंसीडर नंबर ऑफ किलो मोल्स ऑफ द फ्यूल एज 1 किलो मोल। ठीक है, 1 किलो मोल कंसीडर करके हमने जो आंसर जूल में निकाले, तो दिस इज नथिंग बट मेगाजूल पर केजी मोल ऑफ द फ्यूल। अगर हम 1 किलो मोल की जगह 2 किलो मोल कंसीडर करते तो उसका ट्वाइस आंसर आता ना, बराबर है ना। तो इस वजह से इसको हमने ये यूनिट इस तरीके से अपने कन्वीनियंस के लिए हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया। इस वजह से ही हमेशा 1 किलो मोल लेके ही एग्जाम में सॉल्व करना है। और मैंने वहां पे ये बताया था आपको लास्ट क्लास में, जब रिएक्टिव सिस्टम का फर्स्ट लॉ हम स्टडी कर रहे थे, कि हमेशा आदत डालो एक ही इक्वेशन याद करने की, 3 अलग इक्वेशन याद रखने की जरूरत नहीं है। किलो जूल बेसिस, किलो एड बेसिस, किलो जूल पर किलो मोल बेसिस, हमेशा हम किलो जूल बेसिस में ही प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। बस इतना ध्यान रखना, नंबर ऑफ किलो मोल ऑफ द फ्यूल हमेशा 1 किलो मोल लेना। तो हम अपने हिसाब से बाद में चेंजेस कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं इक्वेशन को। हमेशा हम किलो जूल में सॉल्व करेंगे और 1 किलो मोल ऑफ फ्यूल लेंगे, तो हमारा जो आंसर है ऑटोमेटिकली किलो जूल पर किलो मोल ऑफ द फ्यूल के फॉर्म में ही आएगा। ठीक है, चलो तो अभी आ गया हमारा HP। सिमिलरली वी हैव टू फाइंड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट्स। व्हाट इज देयर इन द रिएक्टेंट्स? फ्यूल एंड एयर। फ्यूल क्या है? ऑक्टेन। एयर में क्या है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक है, और इसमें से सेंसिबल एंथैल्पी वाला टर्म तो पूरा कैंसिल हो गया था, सिर्फ हमको NR इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन यही लेना था। तो व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्टेन इन द रिएक्टेंट? 1 किलो मोल, 1 लिए थे, प्लस ऑक्सीजन इन द रिएक्टेंट कितना था? यहाँ देखो इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन 18.75 और नाइट्रोजन 70.5। देखो यहाँ पे गलती मत करने ना, या प्रोडक्ट में लेंगे तो ऑक्सीजन का नंबर ऑफ किलो मोल 6.25 लेना है और रिएक्टेंट में 18.75। ठीक है, नाइट्रोजन के सेम ही रहेंगे दोनों तरफ, लेकिन ऑक्सीजन का लेते टाइम ध्यान रखना है प्रोडक्ट में लेना है कि रिएक्टेंट में लेना है। तो यहाँ पर रिएक्टेंट के लिए ले रहा है तो 18.75 आना चाहिए। सो 18.75 इंटू HF नॉट फॉर ऑक्सीजन प्लस 70.5 इंटू HF नॉट फॉर नाइट्रोजन। ठीक है, अब HF नॉट फॉर ऑक्सीजन एंड HF नॉट फॉर नाइट्रोजन इज 0 एट 25 डिग्री सेल्सियस। बाय चांस अगर क्वेश्चन में रिएक्टेंट जो है यानी कि एयर और फ्यूल है अदर देन 25 डिग्री सेल्सियस पे है, यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन उनका 0 नहीं होगा, ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है, तो फिर उसकी वैल्यू दी हुई रहेगी, हमेशा ये 0 नहीं रहेगा। इसलिए मैंने डायरेक्टली ये नहीं लिखा वो फॉर्मूला 0 करके, पहले यहाँ पर लिखा हूँ फिर वैल्यू 0 पुट किया, ताकि ध्यान रहे एग्जाम में अगर 25 के अलावा कोई और टेम्परेचर बाय चांस दे दिया, नॉर्मली देता नहीं है, तो हमको ध्यान रखना है इस चीज का। ठीक है, अब क्या करना है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्टेन कितना है? -250। कहाँ से मिला? टेबल से, यहाँ पर दिया हुआ है -250 मेगा जूल पर किलो मोल। O2 N2 का तो 0 है, मैंने बता दिया क्यों होता है 0। तो आंसर सिंपली आ जाएगा -250 मेगा जूल पर केजी मोल ऑफ द फ्यूल। सिमिलरली यहाँ पर भी 1 किलो मोल एज्यूम किए फ्यूल का, तो पर केजी मोल ऑफ द फ्यूल। ओके, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 व्हिच इज नथिंग बट Q net इज इक्वल टू HP माइनस HR, व्हाट वी विल गेट हमको क्या करना है? QP और HP और HR की वैल्यू रखना है जो हमने फाइंड किया। तो -1436.6335 माइनस ऑफ -250। ठीक है, तो 250 ऐड हो जाएगा बेसिकली ये टर्म में, तो वी विल गेट -1186.6335 मेगाजूल, या फिर अमाउंट ऑफ फ्यूल यूज्ड इज 1 किलो मोल, देयरफॉर द हीट ट्रांसफर पर केजी मोल ऑफ द फ्यूल इज Q net is equal to -1186.6335 megajoule per kg mole of the fuel. Okay, and what does this negative sign indicates? Negative sign indicates heat is lost or released from the system. ठीक है, ये भी मैंने स्टडी फ्लो के टाइम बताया। नेट हीट ट्रांसफर इज अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब माइनस अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड। जब इसको Q net को एब्सॉर्ब माइनस रिलीज करेंगे तो एब्सॉर्ब तो हो नहीं रही, 0 माइनस रिलीज,
माइनस रिलीज और माइनस रिलीज, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड, ठीक है। बट हमने यहाँ पे क्यू नेट लिए तो साइन अभी कंसिडरेशन यहाँ पे नहीं किया, तो साइन यहाँ पर आएगा हमको राइट हैंड साइड, ठीक है। तो क्यू नेट इज इक्वल टू माइनस, हियर नेगेटिव साइन इंडिकेट्स हीट इज लॉस्ट और रिलीज्ड फ्रॉम द सिस्टम, ठीक है, एज पर द साइन कन्वेंशन इन द थर्मोडायनेमिक्स। Heat absorbed by the system positive, heat lost from the system or released from the system negative, work done by the system positive, work done on the system negative, ठीक है। उसकी वैल्यू नेगेटिव में आ गई एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर विच यू हैव टू फाइंड, ठीक है। हीट ट्रांसफर यू हैव टू फाइंड, कैलकुलेट हीट ट्रांसफर पर केजी मोल ऑफ द फ्यूल बर्न, ठीक है। चलो अब सेकंड क्वेश्चन जो है इसको मैं थोड़ा क्विकली लूंगा, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन बहुत डिटेल में था और सेकंड क्वेश्चन काफी सिमिलर है, थर्ड थोड़ा सा अलग है, मैं सेकंड को थोड़ा सा क्विकली लूंगा यहाँ पर और फिर हम थर्ड की तरफ मूव होंगे। तो देख लेते हैं स्टेटमेंट, 1 kg मोल ऑफ मीथेन गैस is burned completely with 10% excess air in a constant volume container. Basically, this constant volume container is nothing but combustion chamber. Before combustion, both methane and air are at 25 degrees Celsius and 1 atmospheric pressure. The combustion products are at 150 degrees Celsius at the end of combustion. Determine heat transfer during the process. Okay, and we have the given data as follows. Substance enthalpy of formation and sensible enthalpy at 423 Kelvin. ठीक है। Now, what is given in the question? Air and fuel temperature at inlet 25 degrees Celsius, which is equivalent to 298 Kelvin. Temperature of products of combustion 150 degrees Celsius. ठीक है, 2 डिग्री सेल्सियस में तो उसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 423 Kelvin. The amount of air used is equal to 10% excess air, which is nothing but 110% of the theoretical air. ठीक है, 10% एक्सेस है, थ्योरेटिकल एयर से 10% ज्यादा है, मतलब 110% ऑफ थ्योरेटिकल एयर। कंबशन इक्वेशन सेम चीज वहां पे जो पिछले क्वेश्चन में किए, तो उसमें और इसमें बेसिकली डिफरेंस क्या है कि हमको यहाँ पर H298 बार की वैल्यू नहीं दी हुई इस क्वेश्चन में, ठीक है। पिछले क्वेश्चन और एक क्वेश्चन में सिमिलर है, ऑक्टेन की जगह यहाँ मीथेन है और बस इस क्वेश्चन में यहाँ पर H298 बार की वैल्यू दी हुई थी, यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमको नहीं दी हुई है, तो वही बस मैं बताना चाह रहा हूँ क्या करना है इसमें। तो इसमें भी सेम प्रोसेस वही चीज करेंगे हम वापस से, मीथेन का पहले इक्वेशन लिखेंगे और कितना मीथेन कंसीडर करना है 1 किलो मोल, ठीक है, सेम अजम्पशन। और थ्योरेटिकल एयर लेना है A टाइम्स O2 प्लस 3.76 into CO2 प्लस H2O प्लस D टाइम इनटू मीथेन में कितने कार्बन है, 1 कार्बन है, तो CO2 कितना फॉर्म होगा, 1 ही होगा। हाइड्रोजन कितने मीथेन में 4 है, तो उसका आधा वाटर बनेगा 2H2O, ठीक है। ऑक्सीजन कितना लग रहा है 2 प्लस 2 into 1 4, 4 ऑक्सीजन लग रहा है, तो इधर O2 into 2, 2 into 3.76 would be our N2। 10% एक्सेस एयर यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1.1 into 2, ओके, तो 1.1 into 2 into O2 प्लस 3.76 into would give us CO2 प्लस 2H2O, ये एज इट इज रहेगा। उसके अलावा फिर ऑक्सीजन एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है यहाँ पे 0.1, 10% मतलब 0.1 into 2, 0.2 एक्स्ट्रा में जो ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है एज इट इज बाहर निकल जाएगा 0.2 O2 प्लस नाइट्रोजन वुड बी 1.1 into 2 into 3.76। इस तरीके से बैलेंस केमिकल इक्वेशन मिल जाएगी। CH4 प्लस 2.2 O2 प्लस 8.27 N2 वुड गिव अस CO2 प्लस 2H2O प्लस 0.2 O2 प्लस 8.27 N2, ठीक है। उसके बाद वैसे ही फर्स्ट लॉ ऑफ रिएक्टिव सिस्टम अप्लाई करेंगे, कौन सी इक्वेशन, किलो जूल बेसिस, ये डायग्राम बना लेंगे जैसे लास्ट क्वेश्चन में किए थे, शो कर देंगे यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कितने टेम्परेचर पे, रिएक्टेंट हेयर आल्सो इज 298 Kelvin बट प्रोडक्ट हेयर इज एट 423 Kelvin, ओके। नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट, हेयर आल्सो नो देयर इज नो वर्क डन इन द सिस्टम or by the system, therefore net work done would be equal to 0, okay। now here also temperature की वैल्यू पुट कर देंगे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट में कितना है टेम्परेचर 298, प्रोडक्ट में कितना है 423, ये भी वैल्यूज पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर पुट कर देंगे तो रिएक्टेंट साइड में तो सेंसिबल एंथैल्पी वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, H298 बार माइनस H298 बार, और ये वैसे भी H298 बार दिया हुआ नहीं था तो उसकी टेंशन नहीं लेना था, लेकिन ये H298 बार वाला जो टर्म है वो प्रोडक्ट में भी आ रहा है। अब इसकी एंथैल्पी कैसे कैलकुलेट करें, बिकॉज यहाँ पर H298 बार की कोई वैल्यूज दी हुई नहीं है हमको क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब क्या करेंगे ऐसे केसेस में, तो H298 बार की वैल्यू तो चाहिए, हम ऐसा उसको छोड़ नहीं सकते। तो हमने ये भी एक चीज पढ़े थे जब हम ये स्टैंडर्ड रेफरेंस स्टेट डिफाइन कर रहे थे, हम इन थर्मोडायनेमिक्स वी आर ऑलवेज कंसर्न अबाउट द चेंज इन एनर्जी, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स में हमेशा हमारे लिए क्या कंसर्न रहता है, चेंज इन एनर्जी। फॉर एग्जांपल अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W फॉर क्लोज सिस्टम एंड Q इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस W फॉर ओपन सिस्टम, ठीक है। वी ऑलवेज कंसर्न अबाउट बेसिकली द चेंज इन एनर्जी, जैसे स्टडी फ्लो में लिखते थे Q माइनस W इज इक्वल टू
डेल्टा काइनेटिक एनर्जी प्लस डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी प्लस डेल्टा एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सो वी आर ऑलवेज कंसर्न अबाउट द चेंज इन एनर्जी। ठीक है, तो इस तरीके से हम जब चेंज की अगर हम बात करें तो जब फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं तो हम इनिशियल जो है अपने हिसाब से, जो इनिशियल है मतलब जो डेटम है, जो रेफरेंस पॉइंट है, वो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉकिंग अबाउट द हीट ट्रांसफर, then most of the time we are concerned about the change in temperature because heat always flow from high temperature to low temperature। तो जितनी भी इक्वेशन है ज्यादातर उसमें चेंज इन टेम्परेचर है। तो उसमें अब हायर माइनस लोअर चाहे केल्विन में ले, यानी हम एब्सोल्यूट जीरो को रेफरेंस ले, या फिर हायर माइनस लोअर हम डिग्री सेल्सियस में ले, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस को भी हम रेफरेंस कंसीडर कर सकते हैं। तो दोनों में आंसर सेम ही है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम फ्लूइड की बात करें तो जैसे बर्नौलीज इक्वेशन लगाते कोई पाइप में, हम डेटम जो है पाइप का एक्सिस भी ले सकते हैं या फिर डेटम ग्राउंड भी ले सकते हैं, उसके रेफरेंस से हम हाइट कैलकुलेट करते थे Z1 Z2 फ्लूइड में। ठीक है, तो हम रेफरेंस पॉइंट जो है वो हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कहीं पर भी सेट कर सकते हैं और उसके हिसाब से डिफरेंस वैल्यू ले सकते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि जो डिफरेंस है 423 केल्विन के लिए डिफरेंस क्या है, स्टैंडर्ड रेफरेंस स्टेट विच इज 298 केल्विन। अब उसकी वैल्यू क्योंकि यहाँ पे दी हुई नहीं है, तो ओनली अजम्पशन वी कैन मेड, only thing we can assume here is that the values which are given to us at the 423 Kelvin are calculated by considering the datum as 298 Kelvin. ठीक है, see what I have written here. Since the value of H298 bar is not given in the problem, therefore assuming that value of H423 bar is taken from the datum of 298 Kelvin. So for the datum H298 is equal to 0. ठीक है, जैसे अगर कोई टेम्परेचर मेजर करने के लिए हमने मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस को डेटम लिए, तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, कोई भी टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस का डेटम है, मतलब डिग्री सेल्सियस में वैल्यू है, तो डेटम मतलब कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस डिग्री सेल्सियस में कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस। अगर हमने पाइप की एक्सिस को डेटम लिए फॉर कैलकुलेटिंग द पोटेंशियल एनर्जी, तो पाइप की हाइट कितनी कंसीडर करते हैं हम, 0। ठीक उसी तरह यहाँ पर हमने डेटम क्या लिए, स्टैंडर्ड रेफरेंस स्टेट ऑफ 298 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो उस 298 केल्विन में एंथैल्पी कितना हो जाएगा, 0। आई होप ये चीज समझ में आएगा। मैंने हालांकि बहुत छोटी सी चीज थी पर मैंने अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश किया कि क्यों यहाँ पे 0 लेंगे इस चीज को। ठीक है, तो ये H298 बार भी यहाँ पर 0 हो जाएगा और ये तो कैंसिल ही हो जाएगा रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में H298 टर्म वाला कैंसिल हो जाएगा। तो व्हाट वी विल गेट फ्रॉम इक्वेशन 1, HP minus H bar is equal to summation of P NP HF naught bar plus H423 bar minus summation of reactant NR HF naught bar। ठीक है, अब यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है दैट इज HP, सेकंड टर्म इज HR। अब सेम चीज हमको करना है जो पिछले क्वेश्चन में की, कोई नई चीज नहीं है, HP माइनस HR करना है। तो पहले HP कंसीडर कर लेंगे और प्रोडक्ट में क्या क्या है, CO2 H2O O2 N2, यहाँ पे चारों चीजें यहाँ पर दे, उनके नंबर ऑफ किलोमोल्स लिख लेंगे। प्रोडक्ट में कितना है, 1, 2.2, 8.27, बाहर ब्रैकेट के 1, 2.2, 8.27 और अंदर क्या है HF नॉट बार प्लस H423 बार, मतलब सिंपली ऐड करना है, दोनों कॉलम की वैल्यू को ऐड करना है हमको। किस किसके, और CO2 फॉर H2O फॉर ऑक्सीजन फॉर N2। यहाँ पे देखो O2 और N2 की वैल्यू डायरेक्टली 0 दी हुई है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में हमको डैश दिया हुआ था, तो बाय डिफॉल्ट उसकी दोनों की वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस पे 0 ही रहती है। ठीक है, बस यहाँ पर ये ध्यान रखना कि जिसका भी हम एंथैल्पी ऐड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड का ऐड कर रहे हैं, तो उसी के किलोमोल मल्टीप्लाई करना, नहीं तो प्रॉब्लम गलत होगा। ये चीज बस ध्यान रखना। सिंपली इसको ऐड कर देंगे तो वैल्यू मिल जाएगी HP की, यहाँ से वैल्यू ले लेंगे टेबल से। तो ऑन सॉल्विंग वी विल गेट द वैल्यू ऑफ HP एज दिस वन -73022 किलो जूल पर केजी मोल ऑफ द फ्यूल। चाहे तो इसको 3 डेसिमल शिफ्ट करके मेगा जूल में भी लिख सकते हैं, आई हैव नो प्रॉब्लम, क्योंकि क्वेश्चन में टेबल में जो है हमारी वैल्यूज किलो जूल पर किलो मोल में दी हुई थी, तो आंसर भी हमारा किलो जूल में आएगा। पिछले क्वेश्चन में मेगा जूल में दी थी, इसलिए मेगा जूल में आंसर आया था हमारा। ठीक है, एंड रिएक्टेंट एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट NR into HF नॉट बार, अगेन सेम थिंग, 1 into HF नॉट बार, नंबर ऑफ किलोमोल ऑफ मीथेन 1 इन द रिएक्टेंट, ऑक्सीजन कितना है 2.2, नाइट्रोजन N2, और इन दोनों का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 0। मीथेन का कितना दिया क्वेश्चन में -74850, वैल्यू पुट कर देंगे, HR मिल जाएगा, कितना आएगा, ये तो 0 0 ही होगा, -74850 किलो जूल पर केजी मोल ऑफ द फ्यूल। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 Q net is equal to HP minus HR, HP minus HR की वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर माइनस में आएगा समथिंग लाइक दिस 655,375.667 किलो जूल। And since the amount of fuel used is 1 kilomole, therefore heat transfer per kg mole of the fuel is -6,55,375.667 kilojoule per kg mole of the fuel. And here also a negative sign indicates that heat is released from the system. Okay.
तो ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा फास्ट लिया हूँ क्योंकि पहला क्वेश्चन हम समझा चुके थे, इसमें कुछ खास समझाने वाली चीज नहीं थी एक्सेप्ट दिस वन पॉइंट ऑफ डेटम वाला पॉइंट, ठीक है, इसलिए मैंने थोड़ा सा क्विकली लिया उस क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन का भी आधा पार्ट सेम है, लास्ट में थोड़ा सा चेंजेस है, ठीक है, तो वो भी अपन देख लेते हैं। Now similarly we are going to solve third problem also. So let's see its statement first. In the internal combustion engine, the liquid fuel octane C8H18 is supplied under steady flow conditions at a rate of 0.03 kg per second with stoichiometric air at 25 degrees Celsius and 1 atmospheric pressure. The products of combustion leave at 900 Kelvin and the engine develops 400 kilowatt of power. Determine the heat transfer rate from the engine. Given extracts from the table of enthalpy of formation and gas table is as follows. ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्टेटमेंट क्वेश्चन का। तो क्या है, बेसिकली एक इंटरनल कंबशन इंजन है जिसमें फ्यूल कौन सा यूज कर रहे हैं, ऑक्टेन, और जिस रेट से ऑक्टेन इस कंबशन चैम्बर के अंदर एंटर हो रहा है, इस इंजन के अंदर एंटर हो रहा है, दैट रेट इज 0.03 kg पर सेकेंड। और जो हम एयर यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो स्टोइकोमेट्रिक एयर यूज कर रहे हैं, मतलब कोई भी एक्सेस एयर सप्लाई नहीं कर रहे हैं। और एयर का टेम्परेचर कितना लेंगे हम, 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, सो बेसिकली हेयर fuel and air both are entering the engine at 25 डिग्री सेल्सियस and 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। उसके बाद उनके बीच में कंबशन होगा और प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन जो बन रहे हैं वो 900 केल्विन पे इंजन को लीव कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो आईसी इंजन है वो 400 किलोवाट ऑफ पावर प्रोड्यूस कर रहा है। तो इस क्वेश्चन में हमको क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द हीट ट्रांसफर रेट फ्रॉम द इंजन। ओके, और ये डेटा हमको दिया हुआ है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का, और जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और की जो वैल्यूज है फॉर वेरियस प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट वो हमने एक्सट्रैक्ट की है गैस टेबल से, और उनकी वैल्यूज कुछ इस तरीके से हैं। क्योंकि हमको गैस टेबल और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन टेबल एग्जाम में अलाउड नहीं होती है, तो इस वजह से हमको क्वेश्चन में ही ये वैल्यूज दी हुई रहेंगी एग्जाम में, ठीक है। तो सबसे पहले हम गिवन डेटा लिख लेते हैं, बाद में आगे बढ़ेंगे। तो व्हाट इज गिवन हियर, एयर एंड फ्यूल टेम्परेचर एट इनलेट दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस विच इज इक्वल टू 298 केल्विन, टेम्परेचर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन 900 केल्विन, mass flow rate of the fuel m dot f is equal to 0.03 kg per second, power developed by the engine is equal to 400 kilowatt. Okay, now here the rate of fuel which is entering this engine or the combustion chamber of the engine is 0.03 kg per second. Okay, तो सवाल ये है कि हम फर्स्ट लॉ ऑफ रिएक्टिव सिस्टम की यहाँ पर कौन सी इक्वेशन यूज करें। क्या हम किलो जूल बेसिस वाली इक्वेशन जो अब तक यूज करते हैं वही करें, या किलोवाट बेसिस वाली करें। तो क्वेश्चन में तो एक्चुअली किलोवाट में पावर दिया हुआ है और मास फ्लो रेट ऑफ द फ्यूल भी दिया हुआ है, तो हम उससे कर सकते हैं। बट हम अननेसेसरी कंफ्यूजन ना हो, ज़्यादा इक्वेशन से याद ना करना पड़े, उसके लिए हम हमेशा क्या करेंगे, भले कितना भी दिया हुआ मास फ्लो रेट, इनिशियली हमको यही अजम्पशन करना है, इनिशियली हम 1 किलो मोल ऑफ द फ्यूल कंसीडर करके ही प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और किलो जूल बेसिस में ही सॉल्व करेंगे जो अब तक हम करते हुए आए हैं। बाद में ये 0.03 kg पर सेकेंड जो दिया हुआ है उसका कंसिडरेशन हम कर लेंगे, ठीक है। तो फॉर टाइम बी कंसीडर ओनली 1 किलो मोल ऑफ द फ्यूल दैट इज ऑक्टेन, एंड वी हैव टू राइट द कंबशन इक्वेशन फॉर 1 किलो मोल ऑफ द ऑक्टेन with a theoretical air, and in this case there is no such excess air is used, so our stoichiometric equation would be the final balanced equation only. Okay, so the equation can be written as C8H18 plus a kilomole of air, that is O2 plus 3.76 N2 would give us BCO2 plus CH2O plus DN2. Now balancing the number of atoms in the reactants and products, तो कैसे बैलेंस करेंगे, जितने नंबर ऑफ एटम्स कार्बन के हैं फ्यूल में उतने ही मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के बनेंगे प्रोडक्ट्स में, जितने एटम्स हाइड्रोजन के हैं फ्यूल में उसके हाफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाटर के बनेंगे। तो C8 है तो 8 CO2 बनेगा, और H18 है तो उसका हाफ यानी कि 9 H2O बनेगा, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट में कितने ऑक्सीजन होगा, 8 × 2 16 प्लस 9 × 1 25 एटम्स हो गए। अब यहाँ पर रिएक्टेंट में जो ऑक्सीजन है मॉलिक्यूलर फॉर्म में O2 है तो 25 का हाफ कितना होगा, 12.5, तो 12.5 O2 प्लस 3.76 N2, therefore number of kilomoles of N2 in the reactant would be 12.5 into 3.76 which is equal to 47 N2, and it will remain same in the product also because nitrogen is acting as a inert gas in this process. Okay,
Now, from first law of reactive system, and here we are solving first in kilojoule basis only. Okay, we are not using kilowatt basis equation. So Q net minus W net is equal to summation NP H naught F bar plus HT bar minus H298 bar for the products minus summation NR into H naught F bar plus HT bar minus H298 bar for the reactants. Okay, अब यहाँ पर टेम्परेचर प्रोडक्ट्स का कितना है और रिएक्टेंट का कितना है, तो उसके लिए मैंने एक डायग्राम बनाया हूँ। कंबशन चैम्बर है आईसी इंजन का, जिसमें एयर एंड फ्यूल जो एंटर हो रहा है वो एट 25 डिग्री सेल्सियस विच इज इक्वल टू 298 केल्विन, एंड जो कंबशन प्रोडक्ट्स लीव कर रहे हैं इंजन को 900 केल्विन पे। ये इंजन जो पावर डेवलप कर रहे हैं दैट इज डब्ल्यू नेट विच इज गिवन 400 किलोवाट, और क्यू नेट जो है हीट लॉस हो रही है इसमें से, तो वो हमको फाइंड करना है। ठीक है, what is the temperature of product? Temperature of the product is 900 Kelvin and temperature of the reactant here is 298 Kelvin. So therefore Q net minus W net will become something like this: NP into H naught F bar plus H 900 bar minus H 298 bar minus summation NR into H naught F bar plus H 298 bar minus H 298 bar. तो reactant side से H 298 bar minus H 298 bar cancel हो जाएगा because reactants are taken at standard difference state. So the energy possessed by the reactant would be due to its chemical composition only. Therefore Q net minus W net would be equal to HP minus HR summation NP H naught F bar plus H 900 bar minus H 298 bar minus summation NR H naught F bar for the reactants. Okay, so this is equation number 1. Now solving it for HP. Now for products HP is equal to, अब क्या करना है हमको HP और HR की वैल्यू निकालना है। तो पहले हम HP की वैल्यू निकालते हैं। तो प्रोडक्ट्स में क्या क्या बन रहे हैं यहाँ पे CO2 H2O N2। अब यहाँ पर क्योंकि एक्सेस एयर यूज नहीं हुई है तो यहाँ पे कोई ऑक्सीजन नहीं आएगा प्रोडक्ट में, खाली कंप्लीट कंबशन होगा फ्यूल का, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड नाइट्रोजन। ओके, अब बैलेंस इक्वेशन में देख लेंगे नंबर ऑफ किलो मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 8, वाटर के 9 और नाइट्रोजन के 47। तो यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर जो वैल्यू आएगी 8, 9, 47 आ गई। ठीक है, साथ ही साथ जो अंदर के टर्म्स है वैल्यू की वो हमको टेबल से मिल जाएगी। तो वैल्यू ऑफ फर्स्ट कॉलम प्लस थर्ड कॉलम माइनस सेकंड कॉलम, इस तरीके से हम इसके टेबल से वैल्यू लेकर यहाँ पर पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। और पुट करने के बाद पूरी इक्वेशन को सॉल्व करने पे हमको फाइनली एचपी की वैल्यू मिल जाएगी विच इज कमिंग आउट टू बी -403288 किलो जूल पर केजी मोल ऑफ द फ्यूल। नाउ this equation is actually written in kilojoule basis, but we can also write it as kilojoule per kg mole of the fuel because we have considered here 1 kilomole of the fuel only. Okay, similarly we can find HR as NR into H naught F bar as summation of NR into H naught F bar for the various reactants. अब रिएक्टेंट यहाँ पे कौन कौन से, एयर और फ्यूल यानी ऑक्टेन और ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ठीक है, तो अब तो इनकी वैल्यूज भी टेबल से ले लेंगे। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0, ऑक्टेन का दिया हुआ है -2,49,950। तो वैल्यू पुट कर देंगे तो हमको IHR की वैल्यू मिल जाएगी -249950 किलो जूल पर केजी मोल ऑफ द फ्यूल। Therefore from equation 1 Q net minus W net is equal to HV minus HR which will be equal to -3782930 kilojoule, or even I can write kilojoule per kg mole of the fuel because I have considered here 1 kilomole of the fuel. Okay, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पे माइनस माइनस साइन प्लस हो जाएगा बिकॉज HP माइनस HR लेना है इस इक्वेशन में और HR ऑलरेडी नेगेटिव है, तो दोनों को सॉल्व करते टाइम ध्यान रखना है उसका साइन का। ठीक है, तो फाइनली व्हाट वी आर गेटिंग हियर Q net minus W net is equal to -37,82,930 किलो जूल पर केजी मोल ऑफ द फ्यूल। ओके, तो ये इक्वेशन अब तक किलो जूल बेसिस में हमने सॉल्व किया और हमको ये इक्वेशन मिली। अब क्वेश्चन में एक्चुअली दिया हुआ था हमको कि जो फ्यूल है दैट इज लिक्विड ऑक्टेन, वो जो इंटरनल कंबशन इंजन के अंदर एंटर हो रहा है वो सर्टेन रेट से एंटर हो रहा है दैट इज 0.03 kg per second। तो दिस 0.03 kg per second इज नथिंग बट मास फ्लो रेट ऑफ द फ्यूल with which it is entering the combustion chamber of internal combustion engine. Okay, so उसको हमने अभी तक यहाँ पे कंसीडर नहीं किए हैं। और साथ ही साथ हमको पावर दिया हुआ है यहाँ पे। Now what is power? Power is nothing but rate of work done, मतलब वर्क डन पर यूनिट टाइम हमको दिया हुआ है। और हमसे पूछा क्या है, और हमसे पूछा क्या, हीट ट्रांसफर रेट, मतलब हीट ट्रांसफर पर यूनिट टाइम पूछा है। ठीक है, तो हम
पर यूनिट टाइम निकालते हैं अगर हीट ट्रांसफर तो इट इज तो उसकी यूनिट क्या होगी किलोवाट में। तो बेसिकली हमको इस इक्वेशन को किलोवाट में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, सिंपल इस इक्वेशन को हम मोलाल फ्लो रेट ऑफ द फ्यूल से मल्टीप्लाई कर देंगे n डॉट एफ से। नाउ व्हाट इज मोलाल फ्लो रेट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फ्यूल एंटरिंग द कंबशन चेंबर ऑफ इंजन पर सेकेंड। ओके, तो व्हाट विल बी यूनिट ऑफ n डॉट एफ, इट्स यूनिट विल बी किलो मोल पर सेकेंड। अब इसको किलो मोल पर सेकेंड इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या यूनिट आएगा, किलो जूल पर किलो मोल इंटू किलो मोल पर सेकेंड। तो किलो मोल हो जाएगा कैंसिल और यूनिट आएगी किलो जूल पर सेकेंड विच इज इक्वल टू किलोवाट। तो राइट हैंड साइड की यूनिट हो जाएगी किलोवाट और लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा क्यू नेट माइनस डब्ल्यू नेट। वर्क डन पर यूनिट टाइम एंड हीट ट्रांसफर पर यूनिट टाइम, क्यू नेट माइनस डब्ल्यू नेट वुड बी इक्वल टू n dot f into q net minus w net, where n dot f is nothing but number of moles of fuel entering the combustion chamber of the engine per second, or I can say it as molal flow rate of the fuel. Now how to find molal flow rate of the fuel? For that we have to consider basic definition of number of moles. Number of moles is nothing but mass upon molecular mass. Therefore molal flow rate would be equal to mass flow rate divided by molecular mass, and in this question mass flow rate is given. So molal flow rate of the fuel n dot f is equal to mass flow rate m dot f divided by molecular mass of the fuel. Now m dot f is given 0.03 and we know how to calculate the molecular mass of octane, that is C8H18. So कार्बन का एटॉमिक मास 12 into number of atoms of carbon 8 प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 into number of atoms of hydrogen in the fuel 18। तो इस तरीके से इसका मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा और जब हम m डॉट एफ डिवाइड बाय m करेंगे तो n डॉट एफ दैट इज मोलाल फ्लो रेट ऑफ द फ्यूल मिल जाएगा या फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फ्यूल एंटरिंग द कंबशन चेंबर पर सेकेंड हमको मिल जाएगा। फाइनली फ्रॉम इक्वेशन 3 व्हाट वी आर गेटिंग, q dot net minus w dot net is equal to 2.631 into 10 raised to the power minus 4 q net minus w net, and we have already calculated the value of q net minus w net which is equal to minus 37,82,930, and here w dot net represent work done per unit time, that is rate of work done, or it is called as power. So it is nothing but power developed by the engine which is given as 400 kilowatt. Okay, so this is the net पावर डेवलप्ड बाय द इंजन। तो ये वैल्यू भी हम यहाँ पर पुट कर देंगे 400 की, और क्योंकि यहाँ पर किलो जूल में है यूनिट तो n डॉट एफ से मल्टीप्लाई करने के बाद किलोवाट में मिलेगी राइट हैंड साइड में, तो हमको वर्क डन भी किलोवाट में ही पुट करना पड़ेगा और जो फाइनल आंसर हीट ट्रांसफर रेट का मिलेगा वो भी किलोवाट में ही मिलेगा। तो ऑन सॉल्विंग व्हाट वी विल गेट q डॉट नेट इज इक्वल टू माइनस 595.289 kilowatt, and here also negative sign indicates heat is lost or released from the system. So with this we have completed our first module. So I hope you have understand everything about today's lecture. If you still have any doubt you can post it in the comment section. If you understand everything then please like my video and share it with your friends, and for getting more updates about latest videos in this channel please subscribe to my YouTube channel. Hi, it's me. Thank you.